अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। अच्छा जी, चैप्टर में आए हैं, पेज वही जिस पे थे, पेज 4 पे। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। पहले वो एसेट्स पढ़ते हैं जो दूसरे की इक्विटी हैं। दो क्लासेस थी इसकी, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई और फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल। बाय डिफॉल्ट क्लास फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल है, और जो इसका नाम है ना, असल में वो उसकी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट है। तो इनिशियली किस अमाउंट पे रिकॉर्ड किया? अगर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई क्लास है तो फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, और अगर फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल क्लास है तो फेयर वैल्यू। और इसके बारे में कुछ एग्जाम नोट्स कल बताए थे और उसकी एंट्रीज भी बता दी थी। अब उसी से नीचे हेडिंग है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, और उनमें से पहले बता रहा हूं वो एसेट्स जो दूसरे की इक्विटी हैं, जिनकी दो क्लासेस हैं, और नाम से पता चल रहा है तो हर ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे अपडेट किया करेंगे, और फाइनली जब बेच रहे होंगे तब भी हर ईयर एंड पे और फाइनली बेचते हुए फेयर वैल्यू पे अपडेट होगा। और गेन लॉस कहां जाएगा? अगर फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल है तो पी एंड एल में, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है तो ओसीआई में। और अब चूंकि किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है तो डिविडेंड भी मिल सकता है, तो उस डिविडेंड की क्या काउंटिंग होगी? वो इनकम है, पी एंड एल में जाएगा। उसका क्लास से ताल्लुक नहीं है, क्योंकि शेयर होल्डर्स हैं हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो हम शेयर होल्डर हैं, तो हमें जो डिविडेंड मिलेगा हमारे लिए वो इनकम होगी, चाहे वो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई क्लास हो, चाहे फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल क्लास हो। ये मैंने बुलेट पॉइंट्स बना के टेबल में लिखे हैं। तो ये जो मैंने पहले फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई क्लास लिखी है, इसका पहला, दूसरा और पांचवा बुलेट पॉइंट पढ़ लें। तीसरे की बारी कल आएगी और चौथा आज ही कुछ देर बाद। पहला, दूसरा और पांचवा पढ़ लें, और दूसरी क्लास का पहला, दूसरा और चौथा पढ़ लें। हाँ, पढ़ लें, ये सारे तुम्हें बताता हूं। क्या पढ़ना है? पेज 4, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट विच इज एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी। उसके नीचे दो डब्बे हैं, एक फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई क्लास है जो कि मैंने लेफ्ट कॉलम में हेडिंग भी दी हुई है, और उसके नीचे फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल क्लास है जिसको मैंने 1-2 लिखा हुआ है। इन दोनों के सामने लिखी हुई सारी अंग्रेजी पढ़नी है जिसको मैं ट्रीटमेंट कह रहा हूँ। पहले डब्बे में पहला, दूसरा और पांचवा बुलेट पॉइंट पढ़ना है, तीसरा चौथा नहीं बताया अभी, और दूसरे डब्बे में तीसरा बुलेट पॉइंट भी नहीं बताया। जी पढ़ लें तो बताऊं। अच्छा, पहले डब्बे में पांचवा बुलेट पॉइंट में एक बात लिखी हुई है, अनलेस, तो ये पूछनी बनती है, पूछनी भी चाहिए। कंसोलिडेशन में एक चीज आएगी, बल्कि हाँ, IFRS 2 में भी ये चीज थी, लेकिन ये पॉइंट मुझे बताना तब याद नहीं रहा, लेकिन खैर इसका इस्तेमाल भी नहीं हुआ। मैंने वहां एक एग्जाम नोट की शक्ल में लिखी हुई थी ये बात, लेकिन जिक्र करना नहीं याद रहा, लेकिन उसका इस्तेमाल हुआ भी नहीं IFRS 2 में। ये आपने शायद लॉ, बल्कि लॉ तो पता नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, ओके इग्नोर लॉ। जब डिविडेंड अनाउंस हो जाता है ना, तो डिविडेंड अनाउंस होते ही नहीं मिल जाता, मतलब सुबह सुबह ऐलान हुआ और दोपहर 2 बजे तक वो गोश्त बांट के फारिग भी हो गए। डिविडेंड बंटने में देर लगती है। डिविडेंड बंटने में बाय लॉ कितने दिन लग जाते हैं? 45 नहीं है? डिक्लेयर करने के बाद, चलो जितने भी हैं वो जितने भी हैं, तो अनाउंस करने के बाद, यानी डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद बुक्स क्लोजर डेट एक होती है, ये सुना है कभी जिंदगी में? उस दिन तक जो कंपनी की बुक्स में रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है उसको मिलेगा डिविडेंड। जब डिविडेंड अनाउंस हो गया और अभी बुक्स क्लोजर डेट नहीं आई है, तो एक डिविडेंड था जो कि 2020 के प्रॉफिट्स के ऊपर जिन शेयर होल्डर ने पूरा साल इंतजार किया, शेयर होल्डर रहे, डिविडेंड डिक्लेयर हो गया 21 के शुरू में, लेकिन डिविडेंड कैश बंटता इससे पहले कंपनी ए
ने कंपनी बी को शेयर बेच दिया, इसने इसको शेयर बेच दिया। शेयर की जो वर्थ बनती थी वो बनती थी 45, लेकिन 3 रुपए डिविडेंड भी डिक्लेयर हुआ था। इसको पता है कि सारा साल इंतजार तो किया मैंने, इस 3 रुपए पे हक तो मेरा बनता है, लेकिन ऑफिशियली ये मिल इसको जाएगा, क्योंकि जब ये मिलेगा तब तक ये शेयर ट्रांसफर करा चुका होगा, तो इसको मिल जाएगा 3 रुपए, जबकि हक वो इसका है। तो इन दोनों को इस बात का पता है, तो कंपनी ए कंपनी बी से कहेगा कि तुम मुझे 3 रुपए अभी अपनी जेब से दे दो, कल को तुम्हें रिकवर तो हो ही जाना है। तो ये जो 3 रुपए ऐड करके अमाउंट है ना, इसको कहते हैं कम डिविडेंड, और इसको नहीं, और इसको कहते हैं एक्स डिविडेंड। ये शेयर मार्केट में जिसकी असल औकात 45 थी, टेम्परेरली महंगा बिक रहा होता है कुछ दिनों के लिए। तो ये जो टेम्परेरली इसमें डिविडेंड की अमाउंट एडेड होती है, ये इस शेयर की वर्थ नहीं है, ये एक टेम्परेरी चीज है। तो कंपनी बी ने ये शेयर 45 की जगह 48 का खरीदा हुआ है। कल को जब इसको 3 रुपए मिल जाएगा तो क्या काउंटिंग करनी चाहिए इसको? कैश डेबिट और डिविडेंड इनकम क्रेडिट नहीं, क्योंकि इसकी ये डिविडेंड इनकम है ही नहीं, इसकी थी लेकिन मिल इसको जानी थी, तो इसने फिलहाल अपनी जेब से पैसे इसको दे दिए थे कि कल को कंपनी से डिविडेंड की शक्ल में मिलेंगे तो मेरा पैसा वापस आ जाएगा। तो जब इसने 48 रुपए पे करके शेयर खरीदा होगा और कल को 3 रुपए वापस मिलने होंगे, तो फिर वो कैश डेबिट और डिविडेंड इनकम की जगह इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होनी चाहिए। ये जो शेयर टेम्परेरली कम डिविडेंड प्राइस पे खरीदा होता है, जब कल डिविडेंड रिसीव हो जाएगा तो ये एंट्री हो जानी चाहिए, और ऐसा करने से इन्वेस्टमेंट 45 पे वापस आ जाएगी। अगर तो फेयर वैल्यू थ्रू P&L क्लास है, फेयर वैल्यू थ्रू P&L, तो इस तकल्लुफ की कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये तकल्लुफ ना भी करें, डिविडेंड इनकम क्रेडिट कर ले, तो इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी? 48 के 45, 48 नहीं, अगर डिविडेंड इनकम क्रेडिट कर लें तो 48 आ जाएगी, और ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे अपडेट करने से जो भी डिफरेंस होगा फेयर वैल्यू थ्रू P&L क्लास, वो P&L में ही जाना है। और अगर ये डिविडेंड इनकम क्रेडिट ना करते, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट करते, ईयर एंड पे फेयर वैल्यू होगी लेट्स से 51, चाहे इन्वेस्टमेंट क्रेडिट करके इसको 45 पे ले जाएं, 6 का गेन P&L में चले जाना, चाहे इसको डिविडेंड इनकम क्रेडिट कर दें और उसको 48 का रहने दें, तो 3 का गेन भी P&L में जाना है और 3 डिविडेंड इनकम भी P&L में ही जानी है। तो फेयर वैल्यू थ्रू P&L क्लास में इस तकल्लुफ की जरूरत है नहीं कोई खास, करनी हो तो कर लें वरना जरूरत नहीं है। लेकिन फेयर वैल्यू थ्रू OCI में जरूरत इसलिए है कि इन्वेस्टमेंट सही 45 पे अपीयर होगी तो OCI का गेन सही पता चलेगा। तो इसलिए ये वाला पॉइंट फेयर वैल्यू थ्रू OCI के डब्बे में लिखा हुआ है, फेयर वैल्यू थ्रू OCI के डब्बे में फेयर वैल्यू थ्रू P&L के डब्बे में इसकी जरूरत नहीं थी लिखने की, इसलिए सिर्फ फेयर वैल्यू थ्रू OCI के डब्बे में लिखा हुआ। हाँ जी, चलें सवाल लिखें। ऑन फर्स्ट अगस्त 2023, ऑन 1 अगस्त 2023 3,000 shares of company A were purchased. 3,000 shares of company A were purchased at a price of ₹24 per share. Transaction cost incurred. ₹1 per share, ₹1 per share. On 15th December 2023, 15 December 2023, Company A declared dividend of ₹2 per share, ₹2 per share.
which was paid on 31st January 24. On 30th September 24 जी 2024 1000 of these shares, इन शेयर्स में से 1000 वर सोल्ड फॉर 33 per share. Transaction cost incurred on sale of shares. 25 पैसे यानी 0.25 पर शेयर. चलिए ऑन 1 दिसंबर 2024 कंपनी ए डिक्लेयर्ड डिविडेंड ऑफ ₹3 per share, ₹3 per share, which was paid on 15 जनवरी 2025. 15th January 2025. Per share fair values were as follows. अच्छा, सवाल में फेस वैल्यू अगर बताई है तो ठीक है, नहीं तो बाय डिफॉल्ट ₹10 होती है फेस वैल्यू. अच्छा क्या लिखा? फेयर वैल्यूज वर एज फॉलोज. डेट्स बता रहा हूं पहले, फिर फेयर वैल्यू बताता हूं. एक बताऊंगा खरीदे कब थे. 1 अगस्त 23, 31 दिसंबर 23, 30 सितंबर 24. ईयर्स का फर्क है. और 31 दिसंबर 24. 4 डेट्स बताई मैंने. 1 अगस्त 23, 31 दिसंबर 23, 1 सितंबर नहीं क्या 30 सितंबर 24 और 31 दिसंबर 24. ये 4 फेयर वैल्यूज बता रहा हूं. पहली है खरीदा कितने का था? 24 का. ₹26. 26. उसके बाद 31 दिसंबर 23 ₹30. 30 क्या है? 30 सितंबर 24 34 और 31 दिसंबर 24 39. मुझसे रिक्वायर्ड है all journal entries for the years ending 31st December 23 and 24. If investment is classified as Part A fair value through OCI और Part B fair value through P&L. फेयर वैल्यू थ्रू OCI. हाँ जी, 1 अगस्त 23 इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने से? फेयर वैल्यू थ्रू OCI क्लास है. फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट. तो 1 अगस्त को फेयर वैल्यू कितनी? 26. ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी? 1. 3000 शेयर्स जी. 54 कितना? 8100 दिया. और फेयर वैल्यू कितनी थी? सॉरी, खरीदा कितने का? तो हमने 26 फेयर वैल्यू वाली चीज ₹24 की खरीद ली, तो हमें फायदा हो गया ₹2 का जी. 6000. और पैसे जेब से कितने जा रहे हैं? कितने का खरीद रहे हैं हम? वैसे तो इन दोनों को डिफरेंस दे सकते हैं, लेकिन अलग बता रहा हूं. 24 का खरीद रहे हैं और साथ ट्रांजेक्शन कॉस्ट आ गई जी.
75। ये हो गई इनिशियल रिकग्निशन। अच्छा, सवाल में नरेशन ऑब्वियसली सीफैप लेवल पे नहीं मांगी होती, वो तो कैफ में भी नहीं मांगी होती, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि नरेशन लिखनी चाहिए, आपको खुद भी आसानी होती है। ये हो गई इनिशियल रिकग्निशन। अब उसके बाद सब्सिक्वेंटली 1 अगस्त से आगे चले, क्या क्या होगा? 2023 में और क्या हो रहा है? डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है। डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है 15 दिसंबर को। तो जब डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है, पैसे तो मिलेंगे बाद में, तो डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट और डिविडेंड इनकम क्रेडिट। कितना डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है? 2 रुपए। तो 2 रुपए इंटू 3000, 6000। ये हो गया डिविडेंड डिक्लेयर्ड। और अगला काम 31 दिसंबर 23 फेयर वैल्यू पे अपडेट करना है। कितनी है फेयर वैल्यू? 31 दिसंबर पे खड़े हो गए 30 को किससे कंपेयर करूं? इनिशियल रिकग्निशन जो कि 27 थी, 26 नहीं 27, हमने 27 इन्वेस्टमेंट में डेबिट किया हुआ है। 26 प्लस 1 27 रुपए इन्वेस्टमेंट में डेबिट है, 27 से 30 तक पहुंचाना है, तो 3 का आ गया गेन। इन्वेस्टमेंट हो गई और डेबिट 3 रुपए से 9000। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई क्लास है, तो कहां क्रेडिट होगा? है ओसीआई में। अच्छा, आपने चूंकि अगर रिसेंटली कैफ किया पिछले 3-4 साल में, तो फिर तो ये टॉपिक कैफ में पड़ा होता है, और अगर नहीं पुराना है तो चले रीवैल्यूएशन तो बचपन से पड़ी होती है। जब एसेट को अपवर्ड रीवैल्यू करते हैं, रीवैल्यू और पहली दफा है, तो उस पर जो गेन आता है वो इनकम स्टेटमेंट में नहीं जाता, वो ओसीआई में जाता है, वो ओसीआई में प्रेजेंट होता है। लेकिन अकाउंट का नाम भी तो रखते होंगे ना एंट्री में, बिल्डिंग डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, ये अकाउंट का नाम है, वो प्रेजेंट ओसीआई में हो रहा होता है, लेकिन अकाउंट का नाम रीवैल्यूएशन सरप्लस है। तो इसी तरह इस गेन को प्रेजेंट करना है ओसीआई में, लेकिन नाम वो है अकाउंट का जो इक्विटी में प्रेजेंट होना है, वो होता है फेयर वैल्यू रिजर्व। और इस चैप्टर में बड़ा जरूरी है कि जो चीज ओसीआई में ले जानी हो ना, उसके लिए आप ओसीआई का वर्ड जरूर लिखना। इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है बात, ब्रैकेट में ओसीआई लिख देना, क्योंकि आगे चल के हेजिंग में एक चीज पढ़ानी है, फेयर वैल्यू रिजर्व डेबिट हो रहा होगा लेकिन ओसीआई के जरूर नहीं हो रहा होगा, तो इसलिए ये 7 वर्ड ओसीआई जरूर लिखना। ये ईयर एंड पे फेयर वैल्यू गेन आ गया, ये हो गया 2023। जी 2024 में 2024 वो जो रिसीवेबल बनाया था वो मिलेगा 15 जनवरी 24, कैश डेबिट, डिविडेंड रिसीवेबल क्रेडिट, डिविडेंड रिसीव्ड 6000। चले आगे चले। 30 सितंबर को बेच दिया। शेयर्स को बेचते हुए ना, वैसे तो मैंने डी रिकग्निशन अलग से पढ़ाना है, लेकिन अभी बीच में को बड़ा मसला नहीं है अगर मैं डी रिकग्निशन शेयर्स वाली बता दूं, अदरवाइज डी रिकग्निशन अलग से है आईएएस में टॉपिक। तो बेचते हुए हमने इसको दोबारा से फेयर वैल्यू पे अपडेट करना है, बेचते हुए दोबारा करना है। तो पिछली बार किस अमाउंट तक पहुंचा दिया था? 30 तक। अब उसको हमने फेयर वैल्यू तक दोबारा अपडेट करना है। फेयर वैल्यू कितनी? 34। 4 रुपए गेन हम मजीद बनाएंगे। 30 सितंबर 24 इन्वेस्टमेंट 4 रुपए से और डेबिट, और फेयर वैल्यू रिजर्व ओसीआई 4 इंटू 1000। अच्छा 1000, 3000 नहीं, क्यों? 1000 बेच रहे हैं ना, तो साथ चलो बाकियों को भी अपडेट कर देते। नहीं, ईयर एंड पे करना, सिर्फ बेचते हुए वालों के साथ ये मसला है, तो बेचते हुए भी इसको अपडेट किया, बाकियों को फिर ईयर एंड पे करेंगे जाके। 4000 फेयर वैल्यू गेन ऑन डी रिकग्निशन। अब इसको जब हमने अपडेट कर दिया, अब बेच देंगे। कितने का बेचें? कितने का बेच रहे हैं? 33 का, और चार्जेस पड़ रहे हैं 0.25।
तो 33.5 का बेच रहे हैं इन 1000। भाई देखें, ये खरीदते थे, ट्रांजेक्शन कॉस्ट पड़ती थी, मजीद खर्चा, ये बेच रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, खर्चा हो रहा है, पैसे कट रहे हैं जी। 32,750। लेकिन जिनको हम बेच रहे हैं वो हमारी बुक्स में अभी इस एंट्री से जस्ट पहले कहां तक पहुंच चुके हुए हैं? 34 तक। तो उसको 34 से ही बुक्स में से निकालेंगे। अब जो गेन लॉस है ये P&L में जाएगा। P&L कह दें, लॉस ऑन डीरेकग्निशन कह दें, चलो लॉस ऑन डीरेकग्निशन। ये नॉर्मल जिस तरह कोई भी डिस्पोजल की एंट्री होती है, जितने का बेचा कैश डेबिट, जो बेचा उसकी बुक वैल्यू, जो डिफरेंस है वो गेन लॉस। तो लॉस ऑन डी रिकग्निशन 1250। ये हमने सेल कर दिए 1000 शेयर्स। और 2024 में 1 दिसंबर 24 डिविडेंड हो गया फिर से डिक्लेयर। तो डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट और डिविडेंड इनकम क्रेडिट। जी कितना डिविडेंड? 3 रुपए पर शेयर और पीछे 2000 शेयर रह गए तो 6000। और फाइनली ईयर एंड पे जो 2000 शेयर्स रह गए हैं वो पिछले साल के बाद अब अपडेट होने लगे हैं। पिछले साल कहां तक पहुंचाया था उनको? 30। अब उनको पहुंचाना है 39। तो 9 रुपए का गेन आ गया। 2000 शेयर्स पे 9 रुपए का गेन आ गया, 18,000। ये हो गई जी फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई की एंट्री। इसमें डिविडेंड और फेयर वैल्यू और डिस्पोजल सब डाल दिया मैंने सवाल में। सारी एंट्रीज देख लें, कुछ पूछना है तो पूछें, फिर फेयर वैल्यू थ्रू P&L कराता हूं। है जी? नहीं P&L डी रिकग्निशन पढ़ाते हुए बताऊंगा। डी रिकग्निशन पे जो गेन लॉस होता है वो P&L में जाता है। ये डी रिकग्निशन पढ़ाते हुए बताऊंगा। जी वो भी P&L में गया। हाँ जी फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई।
जी नोटेड। अच्छा, फेयर वैल्यू थ्रू P&L मैं तो मिटा के कर दूंगा, आप अगर नोट कर रहे हैं तो दोबारा ही करेंगे। पहली एंट्री पे क्या फर्क पड़ेगा? ये जो ₹1 यहां एडेड है ये अलग से आएगा और ये बन जाएगा 78,000 और ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट P&L में आ जाएंगी 3,000। इस एंट्री पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई भी नहीं। इस एंट्री पे OCI की जगह P&L आ जाएगा और अमाउंट भी बदल जाएगी, क्योंकि इनिशियली कितने पे रिकॉर्ड किया हुआ है? 26 पे। 26 पे पहुंचाना है 30, तो ₹4 का गेन आएगा। और P&L भी लिख सकते हैं, काफी है। फेयर वैल्यू गेन लिखना है तो भी ठीक है, P&L लिखना है तो भी बहुत है। 12,000। इस एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस एंट्री पे P&L आ जाएगा, अमाउंट यही रहेगी, क्योंकि ₹30 से ₹34 पे लाना है। इस एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस एंट्री पे, इस एंट्री बस। क्या चीज यहां पर कैश में से नेट हुआ ना? देखें, जब हमने इसको फेयर वैल्यू पे अपडेट कर दिया, अब उसके बाद जितना भी नेट कैश मिला है, जो डिफरेंस है वो गेन लॉस ही है, वो P&L में जाएगा, चाहे जो मर्जी क्लास हो। इनिशियल रिकग्निशन और फाइनली बेचते हुए गेन लॉस, ये P&L में जाना है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि बेचने से जस्ट पहले हमने फेयर वैल्यू पे अपडेट करना है, और वो वाली जो अपडेशन है वो उसकी क्लास के मुताबिक चलेगी। यानी फेयर वैल्यू थ्रू P&L क्लास है तो P&L में जाना है, फेयर वैल्यू थ्रू OCI क्लास है तो OCI में जाना है। हाँ, अगर हम ये एंट्री ना भी करते, ये भी कर लेते, तो भी ये 4,000 इसमें कवर हो जाता। लेकिन आप प्रैक्टिस के तौर पे इसको रख लें अलग, ताकि वो फेयर वैल्यू थ्रू OCI क्लास में भी ना आप इसको याद रखें, भूल ना जाए। नोट लिखाया नहीं है, वैसे एक पुरानी बात रिपीट करिए कि इनिशियल मेजरमेंट पे भी ये जो गेन लॉस आ रहा है और डिस्पोजल एंट्री में भी जो गेन लॉस आ रहा है, ये P&L में ही जाना है, चाहे जो भी क्लास है। नहीं, डिस्पोजल डेट पे भी पहले फेयर वैल्यू पे अपडेट करना है। पिछले में भी मैंने यहां पर अपडेट किया था। अपडेशन के बाद डिस्पोजल की एंट्री करनी, यानी इसको नहला धुला के अपडेट करना है। तो जो नहलाने धुलाने वाली एंट्री, नहलाने धुलाने के बाद बेचना है,
तो जो नराने दुराने वाली एंट्री है वो क्लास के मुताबिक जानी है। अच्छा, लिख के करना है तो अच्छी बात है, नहीं लिख के करना तो बेशक ज़बानी कर दें, लेकिन कैलकुलेशन जरूर चेक करिएगा पहले। प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 कर दें आप ही कर दें। लिख के करना है तो लिख के कर दें, सोल्यूशन देखना है तो सोल्यूशन देख दें, लेकिन सोल्यूशन देखने से पहले कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे जरूर कर दें। प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट 1 पढ़ा रहा हूं मैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन 4। अगर हाँ ये मैंने कल आपको जो एग्जाम नोट्स पढ़ाए थे तो उनमें ये बात भी थी कि अगर फेयर वैल्यू अलग से नहीं पता तो जिस ट्रांजैक्शन प्राइस पे ट्रांजैक्शन हो रही है वही फेयर वैल्यू है। यानी बाय डिफॉल्ट जितने का खरीद रहे हैं जितने का बेच रहे हैं वो फेयर वैल्यू है। अगर फेयर वैल्यू अलग से बताई है तो बताइए, वरना जितने का बेच खरीद रहे हैं वो फेयर वैल्यू ही है।
हाँ जी, ज़्यादा देर लगा दी यार। जी, किसी एंट्री पे एतराज़ है तो बताएं। अच्छा, यही जो सामने सवाल किया जी, इसी की एक और रिक्वायरमेंट लिखें। यही जो मैंने बोर्ड पे किया, इसी की एक रिक्वायरमेंट लिखें। और एक्सट्रैक्ट्स ऑफ SOFP और SOCI 23-24 दोनों। अगर फेयर वैल्यू थ्रू OCI है तो 2024-2023 एक्सट्रैक्ट्स SOCI। जी, वैसे तो एंट्रीज देख के भी बता सकते हैं, लेकिन यही चाहूंगा कि बगैर एंट्रीज के सोचें। SOCI इनिशियल रिकग्निशन पे जो गेन है, गेन ऑन इनिशियल रिकग्निशन, जो कि 6000 है। और 2023 में डिविडेंड इनकम, जो कि 23 की 6000 है और 24 की भी 6000 है। और OCI इसी में ही, लेकिन इनकम एक्सपेंस लिखने के बाद लिखते हैं। गेन ऑन डी रिकग्निशन है 2024 में है 1250, लॉस है, लॉस है 1250। और 2024 में बस OCI वाली आइटम्स अलग से OCI की हेडिंग आएगी, उसके अंदर शो होगी, जो कि दोनों साल में ही मेरे ख्याल में गेन ही था। 2023 में कितना गेन था, ये इधर 9000 था शायद, पता नहीं। और 2024 में कितना गेन था, 18000। ये होगा एक्सट्रैक्ट्स ऑफ SOCI। वो क्या था, वो भी इधर ही था, 22,000 4 और 18। ये था फेयर वैल्यू थ्रू OCI। और एक्सट्रैक्ट्स SOFP, इक्विटी में आ जाएगा फेयर वैल्यू रिजर्व,
23 में 9,000 और 24 में 33,000। अच्छा, जो शेयर सेल हुए हैं ना, खैर अभी आपको ज़बानी बताऊंगा तो कौन सी आपको याद रह जानी बात, डी रिकग्निशन में आके ये बात दोबारा बताऊंगा। जिस तरह IAS 16 में PP जब कोई एसेट सेल होता है तो उससे रिलेटेड जो सरप्लस पड़ा होता है वो पड़ा रहता है, रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहां पर भी IAS कहता है कि कंपनी की मर्जी है, वो ट्रांसफर करना चाहे तो कर दे। ये जो 1000 शेयर्स बिके हैं इनसे रिलेटेड भी तो इनमें था ना कुछ, तो उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं रिटेन अर्निंग में, कर भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। यानी ये जो लिखा हुआ है ये भी ठीक है, और जो बिकने वाले हैं उनका रिजर्व ट्रांसफर भी हो सकता है, नहीं तो ये ऐसे भी ठीक है। और SOFP में क्या आएगी? इन्वेस्टमेंट। तो एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कितने पे आ जाएंगी? फेयर वैल्यू पे अपडेटेड आनी है। 2023 में कितनी? 3,000 शेयर्स को कहां तक पहुंचा दिया था 2023 में? 30 पे, यानी 90,000। 2024 के एंड में कहां तक पहुंचा दिया? 2,000 शेयर्स को 39 तक, 78। क्या जी? 33 कैसे आया? 33 नहीं, सॉरी 31। 9 और 22 फेयर वैल्यू थ्रू OCI। फेयर वैल्यू थ्रू P&L। फेयर वैल्यू थ्रू P&L में क्या फर्क पड़ेगा? अरे यार, देना लाइन छोड़ी भी थी, बीच में मिस हो गया। इधर डिविडेंड रिसीवेबल आएगा, डिविडेंड रिसीवेबल 6,000 और इधर भी 6,000। ये एसेट्स में डिविडेंड रिसीवेबल। फेयर वैल्यू थ्रू OCI वाला ही ये एसेट्स में डिविडेंड रिसीवेबल। अच्छा, फेयर वैल्यू थ्रू P&L में क्या क्या? ये यही रहेगा, ये सेम रहेगा। एक तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट इसमें नई होगी जो कि 3,000 है, और उसके अलावा फेयर वैल्यू गेन लॉस जो कि P&L में ही आएगा। 2023 में 12,000 का गेन था, और 2024 में एक था 4,000 का और एक था 18 का। और इधर ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि जो मर्जी क्लास हो होना तो फेयर वैल्यू पे ही अपडेट है, और डिविडेंड रिसीवेबल तो डिविडेंड रिसीवेबल है, तो ये फेयर वैल्यू थ्रू P&L। और इसको नोट करके प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 लिख के कर देंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। लिख के करते मौत पड़ती है तो सोल्यूशन देख लें।
हाँ जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन 5। नहीं, ये सारी बगैर, वो तो मैंने चलो करनी थी तो है, वरना इनमें से कौन सी अमाउंट बगैर एंट्री के नहीं निकाल सकते, सारा कुछ निकाल सकते हैं। ये फिगर कैसे निकलेगी? नंबर ऑफ शेयर्स ईयर एंड की फेयर वैल्यू, हमने 2023 में 3000 शेयर्स को ईयर एंड 30 रुपए पे अपडेट किया हुआ है, और 2024 में 2000 शेयर्स को 39 रुपए पे। बाकी सारी की सारी फिगर्स बगैर एंट्रीज के निकाल सकते हैं। जो फिगर बताएं पूछे, निकाल देता हूँ बगैर एंट्री के। लॉस ऑन डीरेकग्निशन, हम लोग 1000 शेयर बेच रहे हैं, नेट 33.5 रुपए का, और इससे जस्ट पहले हमने इसको 34 रुपए पे अपडेट किया है, तो उनका डिफरेंस। हाँ जी, प्रैक्टिस सेशन 5। चलो ठीक है, लेक्चर 26 डन।